बच्चों कैसे हो आप सभी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड वालों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्लास करवा रहे हैं। गोधली का यह जो पूरा बुक है मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आप लोग देखना, गोधली भाग 2 का यह बुक है कक्षा 10th का, और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही करवाते हैं। तो मैं पहली बार लाया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी एक नहीं पूरी किताब को इसी वीडियो में क्या करेंगे तो हम समाप्त कर देंगे। तो आप लोग यदि वीडियो में आए हो तो बने रहना लास्ट तक, जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको गोधली भाग 2 का जो किताब है हिंदी का, ये आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग पहली जो हमारी पहली है ना प्रश्नावली, पहली जो है वहाँ से हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहला है हमारा दही वाली मंगम्मा, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहें एकदम शुरू से लेके अंत तक, और एक शेयर आप लोगों से कहूँगा, एक शेयर जो है ना आप लोग पहले कर दो फटाक से, क्योंकि यह क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी के भाग 2 के लिए। ठीक है, गोधली के भाग 2 के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो चलिए शॉर्ट में आंसर जानते हैं। रंगप्पा गांव का लपंत और जुआरी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो ये हमारी एक क्वेश्चन है, ये समाप्त हो गई। आप लोगों को समझ आया? आप लोग क्या करना, नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट मारते जाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझते भी जाना। समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करना। आप चलिए 2 नंबर सवाल को देखना आप लोग ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल है, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे नहीं छोड़ा? तो चलिए जानते हैं। देखिए आंसर में होगा, रंगप्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपनी धर्म की रक्षा की। घास नहीं डालना का मतलब उसको अपना उसका जो लालच था वो पूरा नहीं की मंगम्मा रंगप्पा का। ठीक है, इसी वजह से उसकी इज्जत बच गई, रक्षा की। रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मंगम्मा उससे दूरी बनाए रखी, यानी मंगम्मा उसके पास नहीं गई, रंगप्पा के पास। तो आपको समझ में आ गया? ये 2 नंबर सवाल था, आप लोग कमेंट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और आप सभी नोट करते जाना, कॉपी और पेन ले लेना है। ठीक है, कॉपी और पेन उठा लो, उसमें आप लोग नोट करते जाना, क्योंकि ये सब सवाल ही आपको बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग देखना। 3 नंबर सवाल आप लोग देखना, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो चलिए आंसर जानते हैं। आंसर होगा, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार मांगती थी मंगम्मा अपनी बहू से। मंगम्मा ने अपने बेटे और पोते, ठीक है, बेटे पोते एवं बहू पर अपना क्या अधिकार जमाना चाहती थी? मंगम्मा चाहती थी कि मेरे अंदर सभी रहे, मेरा पोता, बहू, बेटा, मैं जो कहूँ वही काम करे। तो यही था कहने का अर्थ, मंगम्मा अधिकार जमाना चाहती थी अपनी बहू पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखना, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बहू, मंगम्मा की बहू जो थी, वह यह बात के लिए तैयार नहीं थी कि मैं आपके साथ रहूं। यही बात को लेकर जो था ना विवाद हुआ था उसके साथ में। ठीक है, तो ये हमारा था 3 नंबर सवाल। आप लोग बताना जल्दी से कमेंट करके क्या आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा वीडियो को स्किप करके देख लेना पीछे, और आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, 3 नंबर सवाल चलिए हमारा समाप्त हो गया। आप चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं, शॉर्ट में हम लोग बताएंगे, आप लोग सुनते जाना। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? यानी मंगम्मा की बहू विवाद को क्यों शांत करवा दी, खत्म क्यों करवा दी? तो यही बताना है, कहने का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन भी समझते जाना, तभी आप लोगों से याद रहेगा यह सवाल। तो चलिए हम लोग आंसर जानते हैं। आंसर होगा, मंगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रंगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर निगद दृष्टि जमाए हुए था। यानी कि मंगम्मा जो थी ना, वो अपने बेटे से और बहू से, दोनों से अलग रहती थी, और वह दही बेचती थी मंगम्मा, जिसके कारण रंगप्पा जो था ना, वह कभी कभी बातचीत कर लेता था, किससे? मंगम्मा से, रंगप्पा। तो इसी कारण वह उसके मंगम्मा के धन और जो उसकी इज्जत थी उन सभी पर निगाह बनाकर रखता था रंगप्पा। उसके बाद समझना, बहू की पैनी निगाहों ने ताल लिया।
ठीक है। बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया कि हमारी सास जो है ना वह अलग रहना ठीक नहीं है, नहीं हमारी सास अलग रहेगी तो वह लालच, वह दूसरे के संगत में फंस जाएगी और उसका धन भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया, यानी विवाद को शांत कर दिया। मंगम्मा की बहू जो थी ना, कुछ भी बोलती थी मंगम्मा तो उसकी बहू जो थी वह बात को मान लेती थी बेटा भी, और इसी कारण विवाद समाप्त हो गया। तो चलिए आप लोगों को 4 नंबर सवाल समझ में आया या नहीं, कमेंट करना फास्ट में, ठीक है। और चलिए 5 नंबर सवाल को अब हम लोग देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखना ध्यान से। सवाल करता है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो आपको बताना है, ठीक है। मंगम्मा की जो बहू थी वह कौन सा तरीका अपनाया अपनी सास को मनाने के लिए? तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर होगा, बहू बुद्धिमानी थी। आपको याद रखना है, बहू जो थी ना मंगम्मा की वह बुद्धिमानी थी। उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। दादी अलग रहती थी तो इसलिए उसने बच्चों को दादी के पास भेज दिया, ठीक है। दादी के पास भेजा। उसके बाद बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी बहू बेटा जो थी वो अपनी माँ और सास से क्या की, गलती को स्वीकार कर ले और पोते को बोली आप बाजार लेके जा सकती हो। पोता, उसके बाद समझना, पोता ही समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। यानी पोता के जरिए ही वो अपनी सास को समझाया और विवाद को समाप्त किया। तो आपको याद रखना है 5 नंबर सवाल। यह सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है और पूछता है, तो आप लोग को याद रखना हमेशा, और आप लोग नोट करते जाना कॉपी कलम में, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर सवाल काफ़ी छोटा है लेकिन पूछता है सवाल है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण यानी बताइए मंगम्मा के बारे में। तो देखिए मंगम्मा जो थी ना, मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का एक क्या थी, महिला थी। यानी मंगम्मा जो थी गांव की सीधी सादी नारियों में से एक थी, सीधी सादी सिंपल सी रहती थी, ठीक है। और उसके बाद समझना आप लोग, नारियों में प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर के सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। प्रतिमूर्ति का अर्थ है कि मूर्ति उनके विषय में चर्चित रहता है अभी के समय में, जैसे आप पढ़ रहे हो बुक में। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी, जितना भी कष्ट हो लेकिन हम प्रतिष्ठा से रहेंगे, वह रही मंगम्मा, ठीक है। और उसके बाद समझना, वह बेटे और पोते पर अपना क्या था, स्वस्थ, ठीक है, स्वास्थ्य सर्वदा बनाए रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरे बेटे पोते बहू जो है ना, मैं जो कहूँ उसी प्रकार से वह रहे, तो वह चाहती थी मंगम्मा हमेशा, ठीक है। उसके बाद समझना, इस प्रकार वह एक भारतीय नारी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। वह भारतीय नारी थी, हम मंगम्मा भारत की थी, तो वह एकदम सम्मान के साथ, अपने सम्मान के साथ जीना चाहती थी। तो आपको ये याद रखना है, ये सवाल भी पूछता है, काफ़ी बार पूछा गया, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोग ये मत समझना कि ये सवाल जो करवा रहा हूँ नहीं पूछता है, ये सब सवाल जो है ना एकदम गारंटी है पूछेगा आप लोगों को। आप देख लेना, यह सवाल जितना भी है ना 2023 के एग्जाम यानी 2023 के एग्जाम में, आप लोग बिहार से हो, ठीक है, आप लोग बिहार से हो तो डेफिनेटली यह सवाल जो है ना पूछेगा ही, निश्चित है। आप लोग देख लेना, यह सवाल गारंटी के साथ बोलता हूँ देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और आप शुरू में देख लिया थंबनेल में क्या लिखा था, पूरी किताब को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो पूरी किताब को समाप्त कर रहे हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन और आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी मंगम्मा वाली जो कहानी है दही वाली मंगम्मा, इसके कथावाचक यानी इसके लेखक कौन है और क्यों लिखे? तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर देखना आप लोग ध्यान से। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की एक रहने वाली, ठीक है, बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। यानी कि इस कविता को कौन लिखी थी? तो बेंगलुरु में एक महिला रहती थी, उसका जो नाम था ना वह था संभ्रांत महिला, ठीक है, संभ्रांत उसकी नाम थी, जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। यानी मंगम्मा जो है ना वह संभ्राता को क्या कहती थी, माँ जी कह के पुकारती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। यानी कि यह जो संभ्रांत जो थी ना वह अंधविश्वास पर
नहीं भरोसा करती थी और समझदार थी, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती है वह कभी भी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। वह समाज एकदम क्या थी, समझदार थी, साथ में सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो वह संसार की भली भांति को जितना समझता है सही तरीके से, तो यही करने का अर्थ है। तो पूरा एक क्वेश्चन का आंसर एक बार और बोलते हैं। आंसर होगा, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा मांझी करती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों में भली भांति क्या करती थी, समझती थी। तो आपको याद रखना हमेशा, ये हमारा 7 नंबर सवाल था। यह भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है हमारा कितना नंबर, तो 8 नंबर सवाल है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है, किससे दी है। तो चलिए देखते हैं, यानी सास बहू की उपमा किससे दी गई है, कथावाचक के अनुसार, यानी संभ्रांत महिला के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चों का पांव खींचने वाली मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से वहां पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी गई है। तो इसका अर्थ सिंपल सी समझना कि कथावाचक जो कहते हैं ना, कि वो कहते हैं पानी में खड़े बच्चों का पांव खींचने वाला मगरमच्छ, यानी कि उसकी बहू जो थी ना नंजम्मा, मंगम्मा की बहू कौन थी, नंजम्मा। तो नंजम्मा को किसकी उपमा दी गई है, तो मगरमच्छ की। यानी मगरमच्छ जिस प्रकार से यदि हम पानी में खड़े रहते तो हमारे पैर को पकड़ के खींचता है, तो उसी प्रकार वह नंजम्मा जो थी ना, मंगम्मा की बहू, वह क्या करती थी, मंगम्मा की पैर पकड़ कर खींचती थी, यानी हमेशा उस पर क्या करती थी, अपना हुक्म चलाती थी बहू। और ऊपर से बाँह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी, यानी बचने का, यानी कि बचकर हमेशा रही कौन, मंगम्मा। तो यह उपमा मंगम्मा को दी गई है कि ऊपर से बाँह पकड़कर बचने वाला, यानी ऊपर से हम हाथ को पकड़ के बचेंगे, तो यही उपमा दी गई है किसे, तो मंगम्मा को। तो आपको याद रखना, यह सवाल डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 8 नंबर सवाल को आप लोग नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगली सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है, क्या दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। हमें संदेश स्पष्ट करना है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए देखते हैं आंसर। इसका आंसर होगा, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है, यानी अभी के समय में जो बहुएं होती हैं उनको संदेश दिया जा रहा है कि वे आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। यानी कि घर में कोई किसी भी प्रकार का विवाद हो, लेकिन जो होती है बहुएं घर की, वो क्या करे, वो अपने घर में सभी का बात मिलाकर मिलजुल कर रहे। उसके बाद आपको याद रखना, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के चरित्र से सीख सकती है। यानी कि अभी के समय में जो बहुएं हैं उनको नहीं पता है कि किस प्रकार से हम अपने घर में सभी को एक साथ रख सकते हैं, तो वह नंजम्मा की बात कहानी को पढ़कर वह समझ सकती है कि किस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं, यानी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से याद रखना। 9 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है सवाल। ठीक है, आप चलिए देखते हैं 10 नंबर कहता है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। तो देखिए, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचले में ना पकड़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मुड़ों की दाढ़ ही गले। सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो वह खुद उनके ऊपर जितना भी घर का जिम्मेवारी है वह अपने आने वाले भविष्य में जो है उनके बहुए बेटे उनको सौंप देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का आगे समस्या ना हो घर में। जिस प्रकार से इस कहानी में हुआ ना कि मंगम्मा जो थी वह क्या करती थी, अपना अधिकार एकदम बुढ़ापे तक रखना चाहती थी, तो उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो यही कहानी का स्पष्ट शिक्षा हमें इस कहानी से मिलता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखना आप लोग 11 नंबर सवाल है, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। शीर्षक की सार्थकता का देखिए, शीर्षक इस कहानी के बारे में क्या बोलते हैं वही स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। इस कथा का मुख्य पात्र मंगम्मा है। इस कथा का मुख्य पात्र जो है ना मंगम्मा है, उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है। मांझी कहानी को प्रारंभ करती है किसको लेकर, मंगम्मा को लेकर। और संदेश, ठीक है, सर्वत्र वह
बनी रहती है, सर्वत्र वह इस कहानी में बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी क्या था, उपयोग, ये है क्या हो जाएगा, उपयोगदा, ठीक है, लिखा गया है मिस्टेक से, क्या हो जाएगा, तो उपयोत्पान, ठीक है, उपयोत्पान हो जाएगा, उपयोत्पान। अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है, यानी दही वाली मंगम्मा जो है ना, यह इस कहानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है, क्योंकि ये यदि इस कहानी में नहीं रहती तो यह कहानी अधूरा रह जाता। तो यही कहने का अर्थ है। तो आप लोग याद रखना, 11 नंबर का एक बार और बोल देते हैं, ठीक है, आंसर बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। इस कथा का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगम्मा है, उसी को मांझी कहानी प्रारंभ करती है, उसी को लेकर मांझी जो है ना, मांझी वह कहानी को लिखना क्या करती है, प्रारंभ करती है, और सर्वत्र वह इस कहानी में बनी रहती है जब तक यह कहानी समाप्त नहीं होता, यानी मंगम्मा की जब तक क्या होता है, देहांत नहीं हो जाती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी क्या था, एकदम बहुत ही भयानक था, बहुत उपयोग था, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक था। अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक बात और कहेंगे कि जल्दी से आप लोग वीडियो को एक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को जरूर देखें, और फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में वो भी 95 प्लस मार्क्स जो है ना, 95 प्लस कोर्स कर सके। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है मंगम्मा और नंजम्मा। मंगम्मा और नंजम्मा नंजम्मा और मंगम्मा में कौन बुद्धिमान थी, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मंगम्मा और नंजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान थी, तो आपको याद रखना है नंजम्मा अधिक बुद्धिमान थी। अब हमें ये दिखाना है सब्जेक्टिव में लिखना भी पड़ता है, क्योंकि 2 नंबर देगा तो हमें लिखना भी पड़ेगा। अब चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए, दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती थी, यानी दोनों अधिकार मांगती थी अपना अपना। उसके बाद याद रखना है, किंतु नंजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर दिया, यानी नंजम्मा जो थी ना, अपनी बहू मंगम्मा को अपनी जो उसकी शक्ति थी, सोचने की क्षमता जो थी ना, उसे परास्त कर दी, उसको हरा दी। यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी, यानी नंजम्मा जो थी ना, वह जो दही बेचकर मंगम्मा आते थे, वह जो जितना भी इनकम होता था, पर रुपया जो आता था बेचकर बचता था, वह सभी नंजम्मा ले लेती थी। एकदम सिंपल में, उसको पता भी नहीं चलता था, उसको फुसला कर, मतलब सिंपल सी बहला फुसला कर ले लेती थी, और मंगम्मा को पता भी नहीं चलता था। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजम्मा को मंगम्मा से क्या अधिक बुद्धिमान समझा, यानी नंजम्मा को अधिक बुद्धिमान समझा है। किससे, मंगम्मा से। नंजम्मा अधिक बुद्धिमान थी इस कहानी के अनुसार, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था कितना नंबर सवाल, तो 11 नंबर सवाल था, ये भी हमारा समाप्त हो गया। 11 नंबर सवाल था, नहीं देख लेते हैं एक बार, ये हमारा 12 नंबर सवाल था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगली चैप्टर की ओर। अगली चैप्टर है हमारी 2 नंबर गोडरी भाग 2 का कक्षा 10th का, यह दूसरा नंबर चैप्टर है धाते विश्वास। चलिए हम लोग धाते विश्वास में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, 2 नंबर का सवाल जितना भी होगा, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी बने रहे हैं आप लोगों को वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो को देख कर ही जाना, तभी आप लोगों का 95 प्लस कोर्स आ पाएगा हिंदी में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था। लक्ष्मी जो थी वो अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था, कहाँ भेजा था वो नहीं हमको बताना है, हमको बताना है कहाँ भेजा है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर होगा, लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था, यानी बाढ़ आने वाला था, गंगा नदी ऊपर आ गया था, बाढ़ आने वाला था, इसलिए वह क्या किया, अपने बड़े बेटे को, ठीक है, अपने बड़े बेटे को भेज दिया था नाड़ की निगरानी करने के लिए। वह अपने साथियों के साथ रात भर बांध की निगरानी करेगा, मतलब उसका बेटा क्या क्या रात भर निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर धोएगा और बांध की रक्षा करेगा। इसलिए वह क्या की, लक्ष्मी जो थी ना, भेज दे अपने बेटे को। एक बार और सुनना, सिंपल सी है, लक्ष्मी ने अपने लड़के को बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था। वह अपने साथियों के साथ रात भर बांध की निगरानी करेगा, साथ में कमज़ोर स्थान जहाँ होगा वहाँ पर रेत आएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, बोरियां डालेगा, पत्थर धोएगा और बांध की रक्षा भी करेगा। तो यही करने का अर्थ हमारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी पूछता है सवाल, तो आपको याद रखना है 1 नंबर सवाल, ठीक है। आप लोग नोट भी करते जाओ, स्क्रीनशॉट हो सके तो आप लोग ले लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल कहता है, महानंदा का पानी कहाँ ठहर जाता था।
महानंदा नदी का नाम था। वह पानी कहाँ ठहर जाता था? तो चलिए, महानंदा का पानी जो है ना वह जोबड़ा के आनिकटी, ठीक है, आनिकट में ठहर जाता था। यानी महानंदा की जो नदी थी उसका पानी जोबड़ा आनिकट में आनिकट में आकर ठहर जाता था। तो याद रखना है आप लोगों को। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, देवी देवताओं पर विश्वास कब टूटता है? देवी देवताओं पर विश्वास कब टूट जाता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। घोर विपत्ति में भी सहारा न मिलने पर देवी देवताओं पर से विश्वास टूट जाता है। यही कहने का अर्थ है, देवी देवताओं पर हम जब सोचते हैं कि हे भगवान हमारी यह कामना जो है ना पूरी हो जाए, काम अच्छा निकल जाए, यदि नहीं निकलता है तो विपत्ति के समय में नहीं निकलेगा तो हम लोगों का देवी देवताओं पर से मन जो है ना टूट जाता है। तो यही कहने का अर्थ था। और यह सवाल भी पूछता है तो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, यह सवाल निश्चित है पूछेगा। आप चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को। सवाल करता है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? तो चलिए आंसर देखते हैं। लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा, ठीक है, देखिए लक्ष्मी के साथ में 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, गोद में बच्चा और माथे पर क्या था? चिलुआ, ठीक है, चिलुआ का मतलब बर्तन था, चिलुआ का बर्तन था माथे पर। एक तो गोद में बच्चा था और एक पैदल बच्ची चढ़ रही थी और एक माथे पर था, एक हाथ से बर्तन। तो उसको लेकर वह जा रही थी कपड़े भरे बोरी की कपड़े भरे बोरी, अतः वह पिछल गई। यानी कपड़ा भरा हुआ था माथा पे, सिर पे, और बच्चा को एक हाथ में लेके जा रही थी, साथ में एक बच्चा पैदल भी जा रहा था, इसी कारण वह पिछड़ कर गिर गई थी। तो एक बार क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? तो लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां थी, गोद में बच्चा और माथे पर चिलुआ बर्तन और कपड़े भरे थे, पूरे भरा हुआ था, बड़े बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक ही गुजारिश बार बार हम करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करते जाएं और एक शेयर जल्दी आप लोग करें ताकि आप लोगों का फ्रेंड भी यह वीडियो देखने से वंचित ना रहें, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। यानी विपत्ति जो है ना, विपत्ति के समय विपत्ति जो आता है वह अकेले नहीं आता है, संगी साथियों के साथ मिलकर आता है और हमको क्या करता है, एकदम निचोड़ लेता है। तो यही हमको स्पष्ट करना है कहानी के अनुसार। तो चलिए स्पष्ट करते हैं। देखिए कहानी में ठीक है, उल्लिखित उपयुक्त उल्लिखित नहीं होगा, निम्नलिखित हो सकता है, ठीक है, गलत टाइपिंग हुआ है। कहानी में निम्नलिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। यह सत्य है कि संगी साथी जो है ना अकेले नहीं आता है, एक साथ आता है मिलके। सत्य है, तूफान के बाद सूखा और बाढ़ के बाद प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथी को स्पष्ट करता है, साथी को आती है साथ में लेकर। तो देखिए हमको समझने का, यहाँ पे समझने का सिंपल सा जरिया है कि देखिए जब बाढ़ आता है ना, जब तूफान आता है तो वह सूखा आता है, सूखा और उसके बाद वह प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले में नहीं आता, संगी साथी के साथ आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हमारा माँ कहानी में आप देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तर या प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा पहला सवाल करता है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? मतलब मंगू की जो माँ थी, मंगू की माँ, वह मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? हमें विचार के साथ स्पष्ट करें, यानी अपने विचार के अनुसार लिखना है। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए आंसर थोड़ा लंबा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने का। देखिए माँ समझती थी कि मैं माँ होकर, यानी माँ जो थी वह समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, यानी अस्पताल वाले कैसे करेंगे जब मैं अपने बच्चे का रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे बेटे का अस्पताल के जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे। मतलब वो सोच रही थी क्या मेरे बच्चे का इलाज करेंगे, क्या सेवा करेंगे। उसके बाद आप लोग समझना,
अपलंग जानवरों की गौशालाओं, ठीक है, अपलंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। यानी जैसे गौशाला में गाय रहती है ना, उसी प्रकार से उसके मन में आ रहा था कि यदि हम बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मैंने गौशाला में अपने बच्चे को भेज दिया। या कौन सोच रही थी, मंगम्मा, ये माँ सोच रही थी, ठीक है, मंगू की माँ। तो उसके बाद आप लोग समझना, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, सोच रही थी कि उसको कौन, मेरे बेटे को मंगू को कौन प्यार से खिलाएगा हॉस्पिटल में, अस्पताल में, ठीक है। कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन को बदलेगा, और कौन साथ सोएगा। ये सभी उसकी माइंड में आ रहा था, वह सोच रही थी इन सभी बात को। कौन, मंगू की माँ सोच रही थी। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो इसी कारण मंगू जो है ना, मंगू की माँ जो थी वह अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाई। तो एक बार और सुन लो, आप लोग बोलते हैं फास्ट में। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपलंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बदलेगा, और कौन साथ सोएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाई। तो ये आपको याद रखना है। डेफिनेटली यह सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है पूछेगा। और यह सवाल मैं आपको इतना गारंटी लेता हूँ 5 नंबर में करीब पूछ सकता है सवाल। तो आप लोग इसे नोट करके ज़रूर रखना, 5 नंबर का यह सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 2 नंबर सवाल करता है, माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। माँ कहानी के आधार पे हमें माँ की ममता जो है ना उसका वर्णन करना है। तो चलिए वर्णन करते हैं सिंपल सी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आप चलिए आंसर आप लोग ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान माइंड फोकस करना आप लोग वीडियो पे, ठीक है। तो देखिए, मंगू जन्मजात पागल और मूक थी मतलब मंगू जो था ना, जैसे ही जन्म लिया वह पागल था, साथ में वह बोल नहीं पाता था मंगू, ठीक है। फिर भी माँ का व्यवहार वास्तव, ठीक है, वात्सल्यपूर्ण था। यानी कि उसकी माँ की बात वह समझता था। कौन, मंगू गूंग था, पागल था, फिर भी वह अपनी माँ की बात समझता था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती और साथ में सुलाती थी। यानी माँ जो होती वो अपने बच्चे को कभी छोड़ नहीं सकते था, क्यों ना वह काफ़ी ख़राब हो, बीमार हो, कैसा भी हो, लेकिन वह साथ में कराती थी सब चीज़। किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। भाभियाँ जो थी ना, मंगू की भाभियाँ लिखा है, ठीक है, भाभियाँ ना, मंगू की जो भाभियाँ थी वह सभी क्या करती थी, मंगू से घृणा करती थी, ठीक है। बहन भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ क्या था, प्यारा युक्त था। यानी भाई बहन जो था मंगू का, वह भी मंगू से बहुत प्यार करता था। प्यार नहीं था, साथ प्यारा युक्त नहीं था। यानी वह भी प्यार नहीं करता था, भाई बहन भी प्यार नहीं करता था, वे उसे बोझ समझते थे। यानी सभी लोग जो है ना वह मंगू को बोझ समझते थे, बट कौन नहीं समझता था, माँ ही जो थी वह अपने बेटे को क्या करती थी, अपने सीने से लगा के रखती थी, टट्टी पेशाब करवाती थी, खाना पीना खिलाती थी और साथ में हमेशा रखती थी। तो यही आंसर होगा हमारा। तो एक बार और सुन लो, मंगू क्या है, जन्मजात पागल और मूंग थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती, साथ में सुलाती थी, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। बहन भाइयों का व्यवहार उसके साथ क्या था, प्यारा युक्त नहीं था, वह उसे बोझ समझती थी। तो यही हमारा था 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है ना, 2 नंबर सवाल था। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं, आप लोग जरूर बताना। और आप लोगों के लिए छोटा ये कर देता है, स्क्रीनशॉट मार लो, आप लोग नोट कर लेना बाद में कॉपी में, ठीक है। मान लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन पहले सुन लो आप लोग, उसके बाद आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उससे अपने शब्दों में लिखें। मतलब ये तो स्पष्ट है कि मंगू की माँ जो थी ना वही सिर्फ मंगू से प्यार करती थी, और उसके परिवार वाले जो है ना वह मंगू से एकदम प्यार नहीं करता था, वह उसे पराया समझता था, बहुत ही घृणा से पेश आता था उसके साथ। तो हमको ये जो है ना बात स्पष्ट अपने शब्दों में लिखना है। तो सिंपल से लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर बता ही रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनो इसको, ठीक है, सुन लो, याद ही हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मंगू जन्मजात पागल था, मूंग था। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ये सिर्फ पहला, ये जो क्वेश्चन 2 नंबर मैंने बताया ना वही है, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, शॉर्ट में बोल देता हूँ, आप लोग सुनना। मंगू जन्मजात पागल और मूंग थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती,
खिलाती साथ में सुलाती थी, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ का लाल, ठीक है, बहन कहती थी कि माँ का लाल प्यार उसे अधिक पागल बना दिया। यानी माँ का लाल प्यार जितना भी है ना, वह क्या क्या बहन कहती थी, मंगू की बहन कहती थी कि उसका लाल प्यार जो है ना उसकी माँ का, वह मंगू को और पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यारा युक्त नहीं था, यानी उसके साथ बहुत ही गलत करता था, व्यवहार अच्छा नहीं था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन छोटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 नंबर सवाल आप लोग देखना। सवाल है, यह किनकी उक्ति है, ठीक है, यह किनकी उक्ति है। उक्ति में बोलता हूँ, इस तरह पागर पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यानी ये उक्ति है ना, ये पंक्ति किसने बोला था, किसने कहा था कि माँ जो है ना, माँ किसने कहा था इस तरह पागल पुत्री को तो माँ ही पाल सकती है, या किसका कहने कहा था, किसने कहा था। तो याद रखना आप लोग हमेशा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी देगा 2 नंबर में। तो सवाल इस प्रकार से लिखना, यह उक्ति समीप और समाज के लोगों की थी। यानी समाज के जो लोग थे वो सभी बोलते थे कि मंगू को अपनी माँ ही पाल सकती है और कोई नहीं, ये कहने का अर्थ था, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सुनना एकदम ध्यान से, डेफिनेटली ये सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और हम लोग पूरी बुक को समाप्त कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को क्या करो, कुछ नहीं, बस लाइक करते जाओ, शेयर कर दो, ठीक है, इतना ही काम है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का रुपया नहीं लगता है, तो आप लोग क्या करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिए। देखिए सवाल है, माँ जी मंगू किस श्रेणी में कैसे मिल गई। माँ जी जो थी ना, मतलब मंगू की माँ जो है वह अपने बेटे की श्रेणी में किस प्रकार से मिल गई थी, पुत्री थी, ठीक है। तो कैसे मिल गई थी, तो चलिए आंसर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आंसर देखना, माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर लौट गई। मतलब मंगू की माँ थी, वो अपने पुत्री को क्या की, मंगू को अस्पताल में रख के चल आई थी घर, अपने किसके साथ, अपने बेटे के साथ। किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में बार बार सोच रहा था। उनका माँ का एक ऐसा हृदय होता है जो अपने बेटे के प्रति, बेटी के प्रति हमेशा क्या रहता है कि भावुक हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से उनका भी हृदय जो था ना मंगू के प्रति काफ़ी मचल रहा था। सब दिन साथ साथ रही बेटी, ठीक है, सब दिन मंगू जो थी साथ साथ रही। अब बेटी का बिछोह, ठीक है, बेटी का बिछोह उन्हें बेचैन कर रहा था। यानी बिछोह हो गया, अस्पताल में भर्ती हुआ तो बिछोह हो गया, तो उनका मन जो था ना माँ का बहुत मचल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो आप लोग सुनना। उसके बाद वो क्या हुआ, तो अंत द्वंद्वंत, ठीक है, अंत द्वंद्वंत उन्हें एक पल में भी शांत नहीं रहने दे रहा था। यानी मंगू की माँ का जो हृदय था वह शांत नहीं हो रहा था, हमेशा मचल रहा था मंगू के पास जाने का। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया। यानी कि अर्थात जो कहने का अर्थ होता है, वह भी सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई। यानी कि मंगू की माँ भी मंगू के बारे में, मंगू जब बीमार हुआ तो वह हॉस्पिटल में क्या हुआ, भर्ती हो गया था, तो उसके बारे में सोच सोच के मंगू की माँ भी क्या हुई, पागल हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। हम शॉर्ट में एक बार बोलते हैं, माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में सोच रहा था। सब दिन साथ साथ रही थी बेटी, सब दिन साथ साथ रही बेटी का विदो उन्हें, ठीक है, बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था, अतः उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंगू की चिंता माँ ही जी को क्या था, मंगू की श्रेणी में मिला दिया, अर्थात वह भी सोचने समझने की शक्ति को खो दी और वह पागल हो गई। तो ये हमारा था कितना नंबर सवाल, तो 5 नंबर सवाल था। और डेफिनेटली यह सवाल मैं बोलता हूँ पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, हमारा अगला चैप्टर है नगर कहानी। यह लास्ट चैप्टर है हमारा, 5वां नंबर चैप्टर है, ठीक है। यह 5वां चैप्टर है हमारा गोडली भाग 2 का लास्ट 10th का। तो हम लोग लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से बने रहे। देखिए सवाल पहला हमारा बोलता है, बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों करता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा और होगा, हाँ क्यों कर रहे थे, मतलब है कि बड़े डॉक्टर जो थे ना पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहा था। तो चलिए आंसर देखने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आंसर आप लोग देखना, देखिए आंसर होगा जो
बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि मैं उसे मेनिटाइटिस, ठीक है, मेनिटाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग लगा था। मेनिटाइटिस जो रोग होता है ना, काफ़ी ख़राब होता है, इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पपाती के बारे में बड़े डॉक्टर पूछताछ कर रहे थे और वह कल का दिन नहीं देख पाती यदि फ़ौरन इलाज नहीं हुआ। यानी कि पपाती का यदि फ़ौरन उसी दिन, जिस दिन भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, उस दिन यदि उनका इलाज नहीं हो पाता तो वो डेफिनेटली इस दुनिया को नहीं देख पाती। वह क्या हो जाती, तो वह भगवान की प्यारी हो जाती। तो यही करने का अर्थ है। उसके बाद आपको याद रखना, इसीलिए वह उसका इलाज करने के लिए पूछताछ कर रहे थे। यानी डॉक्टर को पता था कि पपाती जो है यदि आज इलाज ना हो तो यह कल की दुनिया नहीं देख पाएगी, इसलिए इनका इलाज करना है तो हमें इसके बारे में पूछताछ करना होगा। मेनिटाइटिस रोग था उनको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है पपाती को किस प्रकार का रोग था, तो मेनिटाइटिस रोग था। तो ये अभी आप लोग याद रखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन थोड़ी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सवाल देखिए, पपाती कौन थी, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो देखिए पपाती जो थी ना, पपाती बल्ली अम्बाल की पुतली थी, बल्ली अम्बाल की पुतली थी पपाती। और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कहे अनुसार यहाँ लिखा है, ठीक है, कहे अनुसार मुदुले शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई थी। यानी पपाती को मेनिटाइटिस नामक रोग था। तो डॉक्टर क्या बोले, तो डॉक्टर बोले गांव का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि आप इनको ले जाइए मंदुले नाम का एक शहर था, वहाँ पे आप लोग इनका चिकित्सा करवाएं, नहीं इलाज करवाएं। तो इसके लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये 2 नंबर सवाल था। आप लोगों को समझ आया या नहीं आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल है, नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। नगर कहानी के जो शीर्षक है, ठीक है, सुनना, नगर कहानी के जो शीर्षक यानी लेखक है उसके सार्थकता यानी उनके विचार को लिखना है हम लोगों को। चलिए लिखते हैं विचार को। सिंपल से किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे हम लोग आंसर में, नगर कहानी, नगर शीर्षक कविता के प्रतीक रूप में है। नगर कहानी कविता जो है ना, या प्रतीक रूप में है या प्राकृतिक रूप में है, ठीक है। प्रतीक का तो प्राकृतिक रूप में। बल्ली अम्बार अपनी पुतली को लेकर बड़े शहर मुंदोले जाती है, ठीक है। तो मतलब बल्ली अम्बार की जो पुतली थी उसको लेकर क्या की, वह बड़े शहर पहुँचे थे। कौन, बल्ली अम्बार पहुँच गए थे। जो क्या था, मरनाशंस, यानी मरने के उपरांत पपाती की डेथ होने वाली थी, वह बच नहीं पाती थी, उसका इलाज नहीं हो पाता, तो इसके उपरांत वह बड़े शहर गए थे। उसके बाद सुनना आप लोग, नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं। मतलब नगर के लोग जितने भी थे वह रूखे व्यवहार के थे, यानी सभी हमेशा दुखी में रहते थे। उसके बाद याद रखना, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते थे। यानी गांव के लोग जो थे ना, वह बल्ली अम्बार को शहर में रुक कर रोने के लिए भी नहीं देते थे, क्योंकि मेनिटाइटिस रोग जो है ना वह काफ़ी खतरनाक होता है, वह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, इसलिए सभी लोग उनको हमेशा भगाते रहते थे, तो वो रुकने नहीं देते थे, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ। उसके बाद याद रखना, गाँव में एक दूसरे का ख्याल रखता था, यानी गाँव में ख्याल जो है ना एक दूसरे के प्रति नहीं रखा जाता था। अतः अव्यवहारिक जीवन शैली, ठीक है, अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर कहानी शीर्षक के सार्थक है। यानी यही सार्थक कहने का अर्थ। एक बार सुनना आप लोग, नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है। बल्ली अम्बार अपनी पुतली को लेकर बड़े शहर मुंदोले जाती है। जो मरणासन्न है, नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़े होकर रोने भी नहीं देते हैं। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखा नहीं जाता था, अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर कहानी का सार्थक है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है, ठीक है। सवाल क्या है तो ध्यान से सुनना। बड़े डॉक्टर ने अपने धनीअस्त डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। यानी वहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, धनीअस्त का मतलब है बड़े डॉक्टर, रुपये पैसे वाले जो थे, तो उनको छोटे डॉक्टर जो थे ना, वो पपाती को अस्पताल में भर्ती
करने के लिए क्यों बोले, तो ये अपने विचार में लिखना है, आप लोगों को अपने माइंड के अनुसार लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को अपने माइंड के अनुसार लिखना है। तो मैं जो बोलता हूँ आप लोग इसी प्रकार से लिखना। ठीक है, तो देखिए सवाल होगा, मुंदेले अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पपाती की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद, अच्छी तरह देख रेख के बाद एक्यूट फेस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग का निर्णय किया। यानी जब पपाती को अच्छी तरीके से बड़े डॉक्टर देखे, जांच किए, तो पता चला कि इसको पूरा, देखिए मेनिंजाइटिस का पूरा नाम जो होता है ना, वो होता है एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, या रोग निकाला गया, पता चला उनको कि मेनिंजाइटिस रोग हुआ है, जो खतरनाक था, जो काफ़ी खतरनाक था, या बहुत ही डिफिनेटली होता है। सब ये जो रोग होता है ना, इंसान को बचने नहीं देता है, तुरंत क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो अतः उसने अपने अधीनस्थ डॉक्टर धनाशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा। यानी वहाँ के जो डॉक्टर थे, कौन, वहाँ के जो छोटे डॉक्टर थे, वो बड़े डॉक्टर को बोले कि आप जल्दी से पपाती को क्या करें, एडमिट कर दें। तो वो डॉक्टर कौन थे, किस डॉक्टर ने बोला था, ठीक है, किस डॉक्टर ने कहा था, तो याद रखना डॉक्टर धनशेखरन ने कहा था कि आप पपाती को एडमिट करें। ठीक है, तो एक बार और सुना, मुंदेरे अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पपाती की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग निर्णय किया, जो खतरनाक था, अतः उसने अपने धनीस्थ डॉक्टर धनाशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन शायद लास्ट नहीं होगा, और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बताना ये कहानी जो है ना पाती या लास्ट चैप्टर है या नहीं, कमेंट करना तो आप लोग। ठीक है, तो चलिए आंसर भी देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। पहले 5 नंबर सवाल है, इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए, हम लोगों को संदेश भी मिलता है कि हर एक कहानी से, तो इस कहानी से हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक संदेश देते हैं कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। यानी हर नारी, हर पुरुष भी, पुरुष तो वैसे होता है, लेकिन हर नारी को शिक्षित होना ही चाहिए। उसमें विरोधी वातावरण से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यानी हर जो महिलाएं होती हैं, हर नारी जो होती है, उनको शिक्षित होना चाहिए, और उनके अंदर आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए, ताकत भी होना चाहिए। तो यही कहने का अर्थ है, यही हमको इस कहानी से मिलता है, कहानीकार के अनुसार। ठीक है, तो सीख मिलता है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन आप लोग सुनना ध्यान से, छोटा क्वेश्चन है, मुंदेले का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यानी मुंडेरे जो शहर था, उसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो चलिए देखते हैं। मुंडेरे पांडे लोगों की दूसरी राजधानी थी। मुंडेरे पांडे मतलब क्या होता है, तो भूमियार होता है। भूमियार या पांडे आप कह सकते हो, पंडित कह सकते हो सिंपल से। तो मुंडेरे पांडे लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मंडरा लिखा गया था। यानी मुंडेरे जो नाम अभी लिखाता है, उसे प्राचीन नामों में लिखा जाता था मंडरा। ठीक है, अंग्रेजों ने उसे मुदोरा कहकर पुकारा। यानी मंडरा जो नाम था, इसे अंग्रेज जब आए भारत, तो मदुरा कहकर पुकारना शुरू किए। यूनानी लोग उसे मोदार, ठीक है, क्या था, मडोरा कहकर पुकारने लगे। देखिए सुनना आप लोग फिर से, देखिए मुंडेरे का इतिहास जो है ना, या मुंडेरे पांडे लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मंडरा नाम कहा जाता था। अंग्रेज जब आए भारत, तो वह इसका नाम क्या रख दिए, मुदुरा। उसके बाद यूनानी लोग जब आए, तो वह मदौरा नाम रख दिए। क्या, मंदौरा। तो और भी नाम रखा होगा कोई देखते हैं। ठीक है, मंडरा रख कहते थे। वहीं आज तमिलनाडु का मुंडेरे नगर है। यानी तमिलनाडु का मुंडेरे नगर में, यानी मुंडेरे नगर जो है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ, मुंडेरे नगर तमिलनाडु में अभी के समय में वर्तमान में पड़ता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 7 नंबर सवाल। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखना। हम पूरी बुक को यहाँ पर समाप्त करें, तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। जब तक आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे नहीं, तो आप लोग क्या कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो आपको पूरी वीडियो देखना ही होगा, अंत तक आप लोग बने रहें। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखना। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा। बड़े अस्पताल में जो डॉक्टर बाबू जो थे, वह बड़े डॉक्टर अस्पताल के बाबू थे, उन्हें क्यों डॉक्टर ने डांटा। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखना आप लोग, आंसर देखना। देखिए, जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 3:30 बजे बुलाया गया, तो वह
क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, अतः धनी अष्टों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। यानी कि जो पपाती थी उसका जांच हो गया था और उसको सुबह में 7:30 बजे तक बुलाया गया था अस्पताल में भर्ती करने के लिए, लेकिन वह उसको बाबू जो थे ना अस्पताल के देखरेख वो नहीं बुलाए उनको, तो इसीलिए डॉक्टर बड़े जो थे ना वह क्रोधित हो गए। तो इसी यही कहने का तो बड़ा सुना सर, जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल, ठीक है, कल 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर लिया था। उनको पता था कि इसका जो रोग है ना काफ़ी गंभीर है, तो उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक में मर जाएगी, अतः धना अष्टों को डांटा। इसीलिए धना अष्टों को वह डांटा और रोगी को खोजने के लिए क्या क्या प्रेरित किया, कहा जल्दी से खोजो। तो चलिए ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया पपाती। आप देखते हैं धरती कब तक घूमेगी, यह लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी तो लास्ट चैप्टर है, आंसर प्रश्न देखना आप लोग पहले, ठीक है। आप लोग देखना, इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो ये हमारा गोडली भाग 2 का या लास्ट चैप्टर है, तो आप लोग बने रहे क्लास में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सीता की स्थिति बच्चे के किस खेल से मिलती जुलती थी। यानी सीता जो थी ना वह बच्चे जो होते हैं, बच्चे के जो खेल होते हैं, खेल में किस प्रकार से मिलजुल जाती थी उनकी बातें। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर देखना आप लोग, देखना आंसर, बच्चों का खेल माई माई रोटी दे। बच्चों का खेल एक पहले होता था, सीता में कहानी में दिया गया था, तो माई माई रोटी दे का था। भिखारिन आती और कहती माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर, ठीक है, अंदर से उत्तर मिलता, अंदर से यानी घर के अंदर से उत्तर मिलता था कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। मतलब अंदर से उत्तर मिलता था कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। तो सीता जो थी ना भिखारिन जैसी मानने लगे अपने आप को। इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है। मतलब कि यह खेल था एक प्रकार से, बच्चे खेलते थे कि माई माई रोटी दे। तो भिखारी नहीं होता है कि भीख मांगने के लिए कोई आता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं दूसरे घर चल जाओ, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सीता जो था ना खेलती थी बच्चे के साथ, और वह इसी बात को अपने माइंड में बैठा लिया और अपने आप को भिखारी समझने लगी, और यह इस बात को हमेशा मैं सोचती रहती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना शॉर्ट में। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, क्या 2 नंबर सवाल करता है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी। घुटन का मतलब है कि अपने घर में वह सुख से नहीं रहती थी, एकदम दुखी रहती थी, क्यों। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आप लोग देखना ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ठीक है, पूछता है सभी सवाल है। सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी। यानी उसके पति का, सीता जो थी ना उसके पति का जब निधन हुआ था, तो वो अपने बेटे और बहुओं से क्या उपेक्षित यानी उबिया गई, उसका मन नहीं लगता था बेटा और बहू के प्रति। उसके बाद याद रखना, बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते थे। यानी सीता को 2 रोटी मिलता था उनके बहू द्वारा खाने के लिए, और उस पर भी उनको डांट मिलता था, उनके बेटा और बहू जो था डांटती थी, ठीक है। तो इससे वह सर्वदा अपमानित होती थी, सीता सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। उसे लगता था कि धरती का आकाश जो ना सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, उसको लगता था सीता को, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। तो ये हमारा था आंसर 3 नंबर है ना, देख लेते हैं पहले एक बार। 2 नंबर है, तो 2 नंबर हमारा समाप्त हुआ। इसका हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सवाल होता है। पूछता है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता क्या सोचकर घर से बाहर निकल गई, ठीक है। तो आंसर देखना, प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक, ठीक है, हार्दिक पीड़ा हुई। यानी प्रति माह 50-50 रुपया मिलता था सीता को। उसके पति का जब देहांत हुआ था तो उसके बहू और बेटे 50-50 रुपया ही देता था महीने में। तो इसी बात को देखकर उसका हृदय बहुत पीड़ा हुआ था, बहुत मचल गया, बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर घुटन में घर से निकल गई। सिंपल सी बात है कि प्रति माह क्या होता था, घर में सीता काम करती थी तो उसके बहू बेटे 50 रुपया ही देता था, और खाने के लिए भी जल्दी
नहीं देता था, तो वह सोचती थी कि अरे ये तो काम करने के बराबर है, मैं अब चाहूँ तो इस प्रकार से बाहर जाकर 150 रुपये कमा सकता हूँ, काम करके भी तो अपना जो खाने का खर्चा है निकाल लूँगा। तो यही सोचा था। तो आप लोग भी इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये हमारा 3 नंबर सवाल था। आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चलो, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है पाली बडरे, ठीक है, पाली बडरे पर बच्चों की खुशी माता की नाखरी नाकसी का कारण क्या था? देखिए सुनना आप लोग ध्यान से, ये एक पंक्ति है। पाली बदलने पर, ठीक है, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी चूंकि ममता की नाकसी का क्या कारण था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। तो हमको इसका अर्थ बताना है नगर कहानी के पाठ के आधार पर। तो चलिए अर्थ बताते हैं। सिंपल से ये छोटा सा अर्थ होगा क्या? तो बच्चों के निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क नहीं हुआ, निरूप हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है। यानी बच्चे जो थे ना, वह सीता के प्रति प्यार था, यानी अपने दादी को प्यार करती थी हमेशा उसके बच्चे। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का क्या था? सानिध्य और प्यार बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा हो गया। आनंददायक क्या था? आनंददायक था। अपने मतलब सीता का जो प्यार था ना अपने पोते के प्रति काफ़ी आनंददायक था। अतः वे खुशी होते पर उनके माता पिता अपनी माँ को भाड़ समझते थे। यानी सीता को उनके बहू और बेटे हमेशा भाड़ समझते थे, इसलिए वो नासुख थे, यानी अपने माँ को घर में नहीं बुलाते थे। तो ये हमारा था कितना नंबर सवाल, तो देख लेते हैं। हमारा था 4 नंबर सवाल। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 4 नंबर सवाल था हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यह सवाल भी पूछा जाता है। तो ये सवाल 2 नंबर का नहीं पूछेगा आपको, 2 नंबर की जगह यह सवाल 5 नंबर का पूछेगा। तो आप लोग इसको याद कर लो ध्यान से, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा वीडियो भी समाप्त ही होने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब लास्ट चरण में ही हम लोग बढ़ गए। चलिए कहाँ हम पहुँच गए हैं, देखिए हम लोग लास्ट नहीं, आप क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक था हमारा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा सवाल था। हमने इस वीडियो में पूरी जितनी भी थी ना, ये हमारी गोडली भाग 2 था, ठीक है। गोडली भाग 2 का चलिए हम लोग बढ़ते हैं सिंपल सी वहाँ पे जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए। हमने पूरा क्वेश्चन जो है ना इस वीडियो में समाप्त करवा दिया, ठीक है। गोडली भाग 2 का, ठीक है, गोडली भाग 2 का कक्षा 10 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग पूरी वीडियो को देख लिए हो या नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। आपको क्या कीजिए, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे नंबर मिलेगा व्हाट्सएप का। आप लोगों को व्हाट्सएप पर क्या लिखना है, आई एम रीड इन क्लास 10 या मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, या हाई लिख कर भी भेजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा और आपको इसका PDF भी फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय आप तमाम दोस्तों को।